यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने शुरू में वज्रगरुड़ की सवारी करके शान दिखाने का इरादा किया था, लेकिन अंत में उसने यह विचार छोड़ दिया, क्योंकि अगर वह उसकी सवारी करता तो वह दूसरों को कैसे लूटेगा और उनसे कैसे छीनेगा। उसे अधिक राजास्तर के आंतरिक कोर प्राप्त करने से स्वाभाविक रूप से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनमें से हर एक धन था। पूरे रास्ते में आरव को कई मानवीय गूढ़ साधक मिले, लेकिन उसे कोई भी अज्ञानी मूर्ख नहीं मिला, और इस कारण आरव को थोड़ा उदास महसूस हो रहा था। कुछ समय में वह क्लाउडफॉल खाई पर पहुंच गया। यह बहुत बड़ी थी और तलवार संप्रदाय के भीतर शीतसमीर खाई से कई गुना अधिक बड़ी थी, और यह कम से कम कुछ सैकड़ों हजारों लोगों को समायोजित कर सकती थी। इस समय यह बहुत चहल पहल वाली थी, क्योंकि अनगिनत गूढ़ साधक क्लाउडफॉल खाई के बाईं ओर एक पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा हुए थे। वहां कम से कम कुछ दसियों हजार गूढ़ साधक थे, और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। हालांकि यह भीड़भाड़ वाली नहीं लग रही थी। अगले ही पल आरव को पहाड़ की चोटी पर तलवार संप्रदाय से मोहिनी और अन्य लोग मिल गए। मोहिनी और तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों के अलावा अन्य 5 शक्तियों और सम्राट अकादमी के सदस्य भी सभी यहाँ थे। हालांकि जब शाही महल के बाहर उनकी संख्या की तुलना की गई तो इन शक्तियों के शिष्यों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी। किसी अन्य संप्रदाय की बात तो छोड़ ही दें, अकेले तलवार संप्रदाय के शुरुआती 10 में से केवल 5 शिष्य ही यहाँ मौजूद थे। आरव के आश्चर्य के लिए भूत संप्रदाय का एक भी सदस्य अनुपस्थित नहीं था। भूत संप्रदाय के अलावा आदित्य विद्यालय के शिष्य भी सभी यहाँ मौजूद थे। दूसरी ओर पुष्प महल, निशिता और सम्राट अकादमी से कुछ शिष्य गायब थे। हालांकि उनकी मुख्य सेनाएं और नेता यहाँ मौजूद थे। जहां तक ब्राइटन मून संप्रदाय का सवाल है, इसमें केवल 5 प्रतिभागी सदस्य थे, और अब जब उनमें से 4 उसके द्वारा मारे गए थे तो स्वाभाविक रूप से केवल एक ही बचा था। बेशक अगर ये लोग अब तक नहीं आए थे तो वे स्वाभाविक रूप से मारे गए थे। जहां तक वे मनुष्यों के हाथों मारे गए या डार्क बिस्ट के हाथों, यह बताना असंभव था। अद्वय का शक्ति प्रदर्शन। लगभग 4 घंटे बीत जाने के बाद आने वाले लोगों की संख्या कम और कम होती गई। इस बीच सम्राट अकादमी का अमरेश आगे बढ़ा और आदित्य विद्यालय के अभिनव को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अभिनव, तुम्हारे वरिष्ठ भाई ने आरोहण महापर्वत श्रृंखला के भीतर सभी गूढ़ साधकों को इकट्ठा करने के लिए एक बुलावा जारी किया था। अब लगभग सभी लोग यहाँ हैं, लेकिन तुम्हारे वरिष्ठ भाई अद्वय का कोई निशान नहीं है। तुम्हारे आदित्य विद्यालय का कितना घमंड है। जब उन्होंने यह सुना तो अन्य 5 महान शक्तियां भी अभिनव को घूरने लगीं। वे सभी प्रतिभाओं के बीच प्रतिभाए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका अपना गौरव था। यदि अद्वय की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत महान नहीं होती तो आदित्य विद्यालय के पास भी उन्हें कुछ भी आदेश देने की योग्यता नहीं होती। अभिनव मुस्कुराया और कहा, शांत हो जाइए। मेरे वरिष्ठ भाई का कोई बुरा इरादा नहीं है। वह अभी तक नहीं आए हैं, इसका कारण यह बिल्कुल नहीं है कि वह सभी को नीचा देखते हैं। उन्हें सच में किसी चीज ने विलंबित किया है। कुछ चीज, अमरेश ठंडी आवाज में बोला। जब उन्होंने हम सभी को यहाँ उनका इंतजार कराया तो क्या उनमें व्यस्त रहने की हिम्मत है? अभिनव, मेरे सम्राट अकादमी में ऐसे बेवकूफ नहीं हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमरेश मुड़ा और सम्राट अकादमी के समूह को पहाड़ से नीचे ले गया। हाँ, हालांकि ठीक इसी समय पहाड़ के नीचे से गरजती हुई वीर हंसी अचानक गूंज उठी। यह आवाज गूढ़ ऊर्जा से नहीं बढ़ी थी, फिर भी यह अत्यंत मधुर थी, और पूरे पहाड़ पर मौजूद हजारों गूढ़ साधक इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे।
वे सभी चौंक गए और फिर उन्होंने पहाड़ के नीचे की ओर देखा। जब उन्होंने पहाड़ के नीचे का दृश्य देखा तो यहाँ मौजूद हजारों लोगों में, जिसमें 6 महान शक्तियों, सम्राट अकादमी और यहाँ तक कि अमरेश भी शामिल था, उनके चेहरे हिंसक रूप से बदल गए। पहाड़ के नीचे एक सफेद वस्त्र पहने हुए युवक चोटी की ओर तेजी से आ रहा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सफेद वस्त्र पहने हुए युवक के पीछे एक विशालकाय जीव था जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा और लगभग 500 मीटर चौड़ा था। इस विशालकाय जीव की पूंछ सफेद वस्त्र पहने हुए युवक द्वारा पकड़ी गई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह विशालकाय जीव अभी भी जीवित था। सफेद वस्त्र पहने हुए युवक ने इस जीवित विशालकाय जीव को खींचा जो लगातार हिल रहा था क्योंकि वह पहाड़ पर पूरे रास्ते तेजी से ऊपर आ रहा था। यह विशालकाय जीव सफेद वस्त्र पहने हुए युवक के हाथों में तिनके के एक गुच्छे जैसा था, और उसके आरामदायक भाव ने आरव को भी स्पष्ट रूप से विचलित कर दिया। अगले ही पल युवक ने उसे पहाड़ पर ऊपर तक खींच लिया। उसके यहाँ पहुंचने के बाद आसपास के सभी लोगों ने अंततः उस विशालकाय जीव को पहचाना जिसे युवक खींच रहा था। यह एक अत्यंत विशाल अजगर था जो काले और चमकदार शल्कों से ढका हुआ था। हालांकि उसके शल्क अब पूरी तरह से विकृत हो चुके थे और कुछ तो नीचे गिर भी गए थे, जिससे उनके नीचे का गहरा लाल मांस दिखाई दे रहा था। इस समय अजगर अभी भी जीवित था और उसकी लालटेन के आकार की आंखें एक क्रूर चमक से टिमटिमा रही थीं। उसके द्वारा उत्सर्जित भयावह आभा ने कुछ अपेक्षाकृत कमजोर गूढ़ साधकों को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सफेद वस्त्र पहने हुए युवक उछला और अजगर के सिर पर हल्के से उतरा। अजगर के सिर पर खड़े होकर उसने सभी को घूरा, इससे पहले कि उसने मुस्कुराया और कहा, सभी को नमस्कार, मैं अद्वय हूँ। इससे पहले मैं देर से क्यों आया, इसका कारण यह था कि मुझे खबर मिली कि 4 महान डार्कबिस्ट दलों में से एक अमर अजगर कबीले का एक अभिजात वर्ग यहाँ से 500 किलोमीटर से अधिक दूर मानवीय गूढ़ साधकों का मनमाने ढंग से नरसंहार कर रहा था। इसलिए मेरे पास उससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कृपया सभी को इंतजार कराने के लिए मुझे क्षमा करें। जब उन्होंने यह सुना तो आसपास के अनगिनत लोग स्पष्ट रूप से विचलित हो गए और कई लोगों की नजरें जो उन्होंने अद्वय पर डाली थीं, वे श्रद्धापूर्ण हो गईं। दूसरी ओर अन्य 5 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के प्रतिभाओं की आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति के अलावा गहरी भय भी था। वह एक अमर अजगर था। 5 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के समूहों का नेतृत्व करने वाली हस्तियों के अलावा क्या कोई और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? यह कहा जाना चाहिए कि यहाँ तक कि कई राजा स्तर के विशेषज्ञ भी अमर अजगर कबीले के एक अभिजात वर्ग से दूर छिप जाएंगे। फिर भी अब इस तरह के अस्तित्व को अद्वय ने जिंदा पकड़ लिया था, तो ऐसी शक्ति का सामना करते समय वे श्रद्धा और भय महसूस क्यों नहीं करेंगे? आरव, जो भीड़ के बीच खड़ा था, उसका भी एक गंभीर भाव था। इस अमर अजगर की शक्ति शायद उस बैंगनी लबादा पहने हुए युवक के बराबर है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और अगर यह कमजोर है भी तो यह निश्चित रूप से बहुत कमजोर नहीं होगा। इसके अलावा यह अमर अजगर अपने मूल रूप में है। हालांकि यह ठीक ऐसा ही अमर अजगर था जिसे अद्वय ने पकड़ लिया था। ऐसी शक्ति वास्तव में अत्यंत भयावह है। ठीक इसी समय उसके कंधे पर मौजूद बैंगनी मिंक ने अचानक उसके सिर पर पंजा मारा। आरव उसे देखने के लिए मुड़ा और उसने देखा कि बैंगनी मिंक अपने छोटे पंजे से दूर मौजूद अमर अजगर की ओर इशारा कर रहा था, जबकि उसकी आंखों में इरादा स्पष्ट था। आरव के मुंह के कोने ऐंठ गए क्योंकि वह जल्दी से एक ऐसी जगह पर गया जहां तुलनात्मक रूप से कम लोग थे, और फिर उसने कहा,
छोटी साथी, हम इसे नहीं बचा सकते। मैं इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकता। बैंगनी मिंक ने आरव के पेट की ओर इशारा किया। जाहिर है वह चाहता था कि वह मदद के लिए बुलाए। आरव निशब्द था। उसने छोटे साथी के सिर को रगड़ा और कहा, यह नहीं चलेगा। इसे सच में नहीं बचाया जा सकता। अगर हम इसे बचाते हैं तो हम दोनों निश्चित रूप से मर जाएंगे। वास्तव में यहाँ कुछ दसियों हजार साधक थे। इसलिए आरव कितना भी दुर्जय क्यों न हो, कुछ दसियों हजार गूढ़ साधकों के खिलाफ जाना असंभव था। बैंगनी मिंक ने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। उसने आरव के कान को रगड़ना शुरू कर दिया, जबकि एक दयनीय अभिव्यक्ति प्रकट की। अद्वै के कार्यों ने निस्संदेह अन्य 5 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के प्रतिभाओं को विशेष रूप से शक्ति का प्रदर्शन किया था। उनके संबंधित प्रमुख हस्तियों की ताकत या उनके पास मौजूद गौरव पर सवाल उठाने की स्वाभाविक रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जब उन्होंने अद्वै का सामना किया तो यहाँ तक कि भूत संप्रदाय के भानु ने भी अपने अहंकार को संयमित कर लिया था, क्योंकि अद्वै के सामने खड़े होने पर उनके पास वास्तव में घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बीच अमरेश ने अद्वै को घूरा और कहा, युद्धदेव बनने की सबसे अच्छी संभावना रखने वाले अस्तित्व से उम्मीद के मुताबिक अद्वै अफवाहें कहती हैं कि तुम राजा स्तर के नीचे के नंबर 1 विशेषज्ञ हो। मैं अमरेश महसूस करता हूं कि मैं उसी साधना के क्षेत्र में किसी से नहीं हारूंगा। हम इस अवसर का लाभ उठाकर एक मुकाबला क्यों न करें? मुझे भी गिनो। ठीक इसी समय भानु के बगल में खड़े जियान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया था और उसने अद्वै को घूरा, जैसा कि उसने कहा, मुझे मूल रूप से चिंता थी कि जब मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा तो मैं निराश हो जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैंने अनावश्यक रूप से चिंता की थी। इस बीच निशिता भी आगे बढ़ी और उसने अद्वै को देखा, जैसा कि उसने ठंडे ढंग से कहा, मैं भी देखना चाहती हूं कि राजा स्तर के नीचे के नंबर 1 विशेषज्ञ वास्तव में कितने दुर्जेय हैं। तो मुझे गिनो। पुष्प महल से प्रभा पीछे नहीं हटी और उसने निशिता के समाप्त होते ही कहा, मुझे भी गिनो। मैं देखना चाहती हूं कि पिछले 1000 वर्षों से दक्षिणी क्षेत्र में सबसे राक्षसी प्रतिभा वास्तव में कितना राक्षसी है। वर्तमान में आदित्य विद्यालय के अलावा यहाँ मौजूद 6 शेष महान शक्तियों में से 4 ने चुनौती जारी की थी, इसलिए केवल शेष तलवार संप्रदाय और ब्राइटन मून संप्रदाय के सदस्यों के भाव थोड़े भद्दे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें खड़े होने और चुनौती जारी करने की योग्यता की कमी है, लेकिन अगर वे नहीं करते हैं तो क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा? मोहिनी ऐसा करने ही वाली थी जब रुद्रांश ने इसे देखा और जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे भी गिनो। तलवार संप्रदाय के प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में वह मोहिनी को उससे लाइमलाइट चुराने की अनुमति कैसे दे सकता था? जब उन्होंने रुद्रांश को खड़ा होते देखा तो आसपास के अन्य सभी लोगों ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस उदासीनता से उसकी ओर देखा। लेकिन यह ठीक यही उदासीन नजर थी जिसने रुद्रांश के भाव को तुरंत लाल कर दिया। हाँ, अद्वै अचानक हंसी के साथ गरजा। वह एक पल के लिए हंसा, इससे पहले कि उसने उन सभी लोगों पर अपनी नजर डाली जिन्होंने उसे चुनौती दी थी, और फिर उसने कहा, चूंकि सभी ने मुझसे लड़ने की इच्छा व्यक्त की है तो मुझे, अद्वै को, स्वाभाविक रूप से आप सभी के साथ युद्ध में शामिल होना चाहिए। हालांकि अभी सही समय नहीं है। क्या आप सभी जानते हैं कि आरोहण महापर्वत श्रृंखला पर मौजूद सभी डार्कबिस्ट अब एक साथ आ गए हैं? दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यह सुनकर सभी के भाव बदल गए। सभी डार्कबिस्ट एकत्र हो गए हैं। यहाँ मौजूद सभी गूढ़ ऊर्जा साधकों की राय में
यह खबर निःसंदेह एक साफ आसमान से गिरी बिजली के समान थी। आखिर डार्क बिस्टों की ताकत मनुष्यों से बेहतर थी। इसलिए यदि मनुष्य उनसे संख्या और तरकीबों से लड़ते तो भी उनके पास मौका होता। लेकिन अब डार्क बिस्ट एक साथ आ गए थे। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि भाग लेने वाले सभी गूढ़ ऊर्जा साधकों का विनाश तय था। अमरीश ने धीमी आवाज में कहा, सभी डार्क बिस्ट पहले ही एकत्र हो चुके हैं? अद्वय ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, इस साल की आरोहण रैंकिंग्स की तुलना अतीत से नहीं की जा सकती। इस बार आरोहण पर्वत श्रृंखला पर सभी राजास्तर डार्क बिस्ट ने अतीत की तरह अकेले लड़ना बंद कर दिया है और वे हमारी मानव गूढ़ ऊर्जा साधकों की तरह एकजुट हो गए हैं। मैं समझता हूँ मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है कि डार्क बिस्टों का एकजुट होना कितना भयानक होगा, है ना? इस बार डार्क बिस्टों ने इतना असामान्य व्यवहार क्यों किया है? यह सवाल जयव्रत ने पूछा। इसके दो कारण हैं, अद्वय ने कहा। पहला कारण यह है कि डार्क बिस्ट साम्राज्य में एक अत्यंत राक्षसी डार्क बिस्ट प्रकट हुआ है। मुझे नहीं पता कि वह किस कबीले से हैं। बहरहाल उसकी ताकत ने डार्क बिस्ट साम्राज्य के चारों महान डार्क बिस्ट दलों के कुलीनों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। दूसरा कारण यह है कि अफवाह के अनुसार हम मनुष्यों में से किसी एक के पास एक रहस्यमय राजास्तर डार्क बिस्ट है। चार महान डार्क बिस्ट दलों के अलावा महामाया पर्वत के लगभग सभी अन्य डार्क बिस्ट उसके ब्लडलाइन दबाव का विरोध करने में असमर्थ हैं। यहाँ तक बोलते हुए अद्वय अचानक आरव जहाँ खड़ा था उस ओर मुड़ा और कहा, तलवार संप्रदाय के मित्र, आप क्या सोचते हैं? जब उन्होंने अद्वय को सुना तो सभी की निगाहें एक साथ आरव की ओर गईं। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उनकी निगाहें आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक की ओर गई थीं। आरव का भाव बदल गया। उसने हमेशा सोचा था कि उसने नन्हे साथी को बहुत अच्छी तरह से छिपाया है, फिर भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि दूसरों को बहुत पहले ही पता चल चुका था। लेकिन अद्वय को कैसे पता चला? अद्वय ने आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक की ओर देखा और फिर उसने कहा, तुम ही वह रहस्यमय राजास्तर डार्क बिस्ट हो, है ना? यह सचमुच अकल्पनीय है कि तुम्हारी आभा को छिपाने की क्षमता वास्तव में मुझे धोखा दे सकती है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुम ही वह आरव हो जिसने एक राजास्तर विशेषज्ञ को मारा और एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ से लड़ा। चूंकि वह बेनकाब हो चुका था, इसलिए छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं यह पता नहीं लगा सकता। आपने मुझ पर ध्यान क्यों दिया? मैं हमेशा बहुत अस्पष्ट रहा हूँ। अस्पष्ट? अद्वय ने अचानक सिर हिलाया और मुस्कुराया, इससे पहले कि उसने कहा, आरव, सम्राट झो की समाधि में मेरे आदित्य विद्यालय, भूत संप्रदाय, पुष्प महल और तलवार संप्रदाय के सदस्यों की मौत तुमसे संबंधित है ना? यह सुनकर भूत संप्रदाय, पुष्प महल और तलवार संप्रदाय के सदस्यों के भाव बदल गए और आरव की ओर उनकी निगाहें शत्रुतापूर्ण हो गईं। आरव इन निगाहों के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहा और फिर वह हंसा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके आदित्य विद्यालय, पुष्प महल, तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व राजा स्तर विशेषज्ञ कर रहे थे। क्या मुझ जैसा एक छोटा सा मृत्युलोक गूढ़ ऊर्जा साधक चार राजा स्तर विशेषज्ञों के खिलाफ जा सकता था? मुझे याद है कि आपके आदित्य विद्यालय का एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ समाधि के बाहर चौकसी कर रहा था, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके आदित्य विद्यालय ने सभी को मार डाला और दोष मुझ पर डालने का इरादा रखता है? जब उन्होंने आरव को सुना तो उन सभी ने फिर से अद्वय की ओर देखा। कहने की जरूरत नहीं है, आरव की बातों का वास्तव में अर्थ था। आखिर आरव तब पहले दिव्य स्तर पर नहीं था, तो वह चार राजा स्तर विशेषज्ञों को कैसे मार सकता था?
बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ पुष्प महल की प्रभा की निगाहें अभी भी आरव पर टिकी हुई थीं। अगर उसकी आरव के साथ वह लड़ाई नहीं हुई होती तो वह सोचती कि सम्राट झोऊ की समाधि की घटना निश्चित रूप से उसका काम नहीं था। लेकिन अब अद्वै ने सिर हिलाया और कहा, मेरा उस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। वर्तमान में हम मानव गूढ़ ऊर्जा साधकों और डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्टों के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई होने वाली है। यह डार्क बिस्टों के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए मैं इसे उधार लेना चाहता हूं, ठीक है। इसे अपने पास रखने से मैं निश्चित रूप से हम मानव गूढ़ ऊर्जा साधकों को होने वाले नुकसान को बहुत कम कर पाऊंगा। उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम इतने सारे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमें इसे उधार न देने की हिम्मत करेगा? मेरी राय में हमें उसे यह बताने के लिए कहना चाहिए कि वह डार्क बिस्टों को कैसे नियंत्रित करता है। इस तरह क्या हमें मनुष्यों को डार्क बिस्टों से डरने की जरूरत होगी? अमरेश ने किनारे से ठंड से कहा। भाई अमरेश सही कह रहे हैं। इसी बीच भूत संप्रदाय के जयव्रत ने हस्तक्षेप किया। चूंकि भाई अद्वै ने कहा कि यह नन्हा साथी महामाया पर्वत के डार्क बिस्टों के लिए एक बड़ा खतरा है, तो हमें बस इसे उससे छीन लेना चाहिए। अगर वह विरोध करता है तो हम बस उसे मार डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, आरव जोर से हंसा। वह कुछ देर तक हंसा इससे पहले कि उसने अमरेश और जयव्रत की ओर देखा और कहा, बस मुझे मार डालेंगे? मैं यही हूँ। क्या आप दोनों मुझसे एक एक करके लड़ेंगे या शायद आप हाथ मिलाने का इरादा रखते हैं? हाथ मिलाएं, अमरेश ने तिरस्कार से कहा। तुम्हारे खिलाफ? सिर्फ इसलिए घमंड मत करो क्योंकि तुम एक राजा स्तर विशेषज्ञ को मारने में सक्षम हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हें 10 चालों में खत्म कर दूंगा। मैं नहीं मानती जिसने ये शब्द कहे, और इसके बजाय यह पुष्प महल से प्रभा थी। उसने अमरेश की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अमरेश, अगर तुम उसे 10 चालों में खत्म करने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें अपनी उच्च ग्रेड धरती स्तर जेड क्लाउड अंगूठी दूंगी। यदि तुम अक्षम हो तो मुझे अपनी वह उच्च ग्रेड धरती स्तर भूमि मानचित्र दे दो, ठीक है? अमरेश की आंखें सिकुड़ गईं इससे पहले कि उसने कहा, तुम्हारी जेड क्लाउड अंगूठी मेरी है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसकी आकृति अचानक मौके पर गायब हो गई और तुरंत आरव के सामने आ गया। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी आरव के सिर की ओर मारी। इसके अलावा यह इतनी तेज थी कि आसपास के अनगिनत लोग यह स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं थे कि वह कैसे गायब हुआ और आरव के सामने आया। जब उसने अमरेश को हमला करते देखा तो आरव के चेहरे पर एक जंगली भाव की झलक दिखाई दी। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और अपनी मुट्ठी को भी आगे की ओर तोड़ा। आरव ने मुट्ठी की टक्कर में कभी किसी से डर नहीं था। बूम! एक विस्फोट गूंजा इससे पहले कि आरव और अमरेश तुरंत पीछे हट गए। आरव ने 2 कदम पीछे लिए थे जबकि अमरेश ने इसके बजाय 5 कदम लिए थे। जब उन्होंने यह देखा तो आसपास हैरानी का एक विस्तार गूंजा। जाहिर है किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आरव वास्तव में अमरेश से लड़ सकता है और ऊपरी हाथ हासिल कर सकता है। इस क्षण अमरेश का भाव अत्यंत अप्रिय था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे तलवार संप्रदाय के एक तुच्छ व्यक्ति द्वारा वास्तव में पीछे धकेल दिया जाएगा। यह उसके लिए एक अपमान था। जब उसने यहाँ तक सोचा तो अमरेश की आंखों से भयानक हत्या की झलक गुजरी और उसने कहा, मैंने तुम्हें कम आंका। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता होगी। हालांकि चूंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 10 चालों में खत्म कर दूंगा, तो मैं करूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने एक कदम आगे बढ़ाया जबकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उसके दाएं हाथ में उमड़ पड़ी।
उसके दाएं हाथ पर लगे कपड़े तुरंत टुकड़ों में फट गए। उसी समय उसके हाथ पर बर्फ के क्रिस्टल की एक मोटी परत चढ़ गई। अगले ही पल अमरेश ने जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने आरव की ओर दूर से थप्पड़ मारने की मुद्रा बनाई। तुरंत गूढ़ ऊर्जा से बनी एक विशाल बर्फ की हथेली तुरंत आरव की ओर नीचे की ओर धमाका कर गई। उसी समय उसकी आकृति तेजी से चमकी। उसने अपने पीछे आकृतिहीन छवियों की एक स्ट्रिंग छोड़ दी क्योंकि वह बर्फ की हथेली का करीब से पीछा करता हुआ आरव की ओर दौड़ पड़ा। जहां भी बर्फ की हथेली गुजरी, यहां तक कि हवा भी तुरंत जम गई और आसपास असंख्य विशाल बर्फ के ब्लॉक दिखाई दिए। यह निम्न ग्रेड धरती स्तर मुकाबला तकनीक है। 1000 योजन हिम। मोहिनी ने जब वह विशाल बर्फ की हथेली देखी तो एक काफी गंभीर भाव प्रकट किया। दूसरी ओर रुद्रांश ने ठंड से मुस्कुराया। उसने शुरुआत से ही आरव को नापसंद किया था, इसलिए उसे लगा कि अगर आरव अमरेश के हाथों मर जाए तो यह एक अच्छी बात होगी। जब वह बर्फ की हथेली उसके सामने आई तो आरव की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि बैंगनी स्पिरिट तलवार तुरंत अपनी म्यान से बाहर निकली और उसने विशाल बर्फ की हथेली की ओर तेजी से वार किया। उसने उस क्षण में इसकी कमजोर बिंदु को देख लिया था जब अमरेश ने इस तकनीक को चलाया था, लेकिन फिर भी उसने इसे बल से नष्ट करने का विकल्प चुना था, क्योंकि वह अपने बहुत सारे ट्रम्प कार्ड को उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार आसपास से असंख्य राक्षसी प्रतिभाएं उसे घूर रही थीं। बूम! बैंगनी स्पिरिट तलवार तुरंत बर्फीली हथेली से गुजर गई। हालांकि उसके ठीक बाद आरव का भाव बदल गया, क्योंकि बैंगनी स्पिरिट तलवार वास्तव में तुरंत जम गई थी। इसके अलावा बर्फ एक अत्यंत तेज गति से फैल रही थी। एक पल में यह उसके हाथ पर आ गई थी और फिर बर्फ के क्रिस्टल की एक परत उसके पूरे शरीर में एक खतरनाक गति से फैलनी शुरू हो गई। एक एकल सांस के समय से भी कम समय में आरव एक बर्फ की मूर्ति बन गया था। ठीक इसी क्षण अमरेश आरव के सामने आ गया था और फिर उसकी मुट्ठी जो बर्फ से ढकी हुई थी, आरव के माथे के केंद्र की ओर जोर से टूट पड़ी। मोहिनी आगे बढ़ने वाली थी, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया था जब सम्राट अकादमी के एक ठंडे आदमी ने उसे लॉक कर दिया और उसे कोई भी जल्दबाजी भरी हरकत करने की हिम्मत नहीं करने दी। ठीक जब अमरेश की मुट्ठी आरव के माथे के केंद्र पर चोट करने वाली थी तो अचानक एक तलवार की दहाड़ गूंजी। बैंगनी स्पिरिट तलवार से चमकीली बैंगनी रोशनी की एक झलक अचानक फूट पड़ी जो आरव के हाथ में मूल रूप से जमी हुई थी और फिर यह बिजली के एक बोल्ट की तरह अमरेश की छाती की ओर चमकी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।